अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम और हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम के अंदर मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। और आज हम जो गुफ्तगू करेंगे इसके ऊपर हम बात करेंगे कि आज के इस प्रोग्राम में एक यूनिक और इंटीक किस्म का टॉपिक जो है वो उसको डिस्कस करने की भरपूर कोशिश करेंगे। हमारे हर प्रोग्राम में ये खूबी होती है कि हम कोशिश करते हैं कि बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करें, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करें और आपके जहनों के अंदर उठने वाले सवालात की अक्कासी करें और आपकी जितनी भी मिथ्स होती हैं उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने की भरपूर कोशिश करें। मुझे डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी कहते हैं और हम इस तरह के प्रोग्राम मैनेज करने में महारत भी रखते हैं, एक्सपर्टीज़ भी रखते हैं और अपने जितने एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और कोशिश भी करते हैं कि उनकी जो ग्रिप है वो उनके टॉपिक के ऊपर एक इस तरह मजबूत हो कि आपको सुनकर फिर आपको किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस हो तो आपको पूरा एक मुकम्मल आइडिया होना चाहिए कि मैंने कौन सी स्पेशलिटी में जाना है और ये बीमारी जो है वो किस स्पेशलिटी की है। आज जब हम बात करेंगे तो हम ख़ानदानी मनसूबाबंदी के ऊपर बात करेंगे। हमल के आखिरी जो ट्राइमेस्टर होता है उसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, आखिरी 1-2 महीने जो हमल के होते हैं वहाँ पे किस तरह के मसाइल होते हैं, फिर उसके साथ हमल के दौरान किस टाइप्स के अल्ट्रासाउंड हमें करवाने पड़ते हैं या उसका डायग्नोस्टिक जो टूल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फिर इसके साथ हम ये भी बात करेंगे कि अक्सर फीमेल्स आजकल हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आती हैं तो उन्होंने रिपोर्ट्स पकड़ी होती है, उस पर लिखा होता है कि इसमें सिस्ट बनी हुई हैं, कोई चॉकलेट है, कोई मल्टीपल सिस्ट बनी हुई है। ये क्यों बनती हैं? फेब्राइड्स जो बनते हैं रिपोर्ट्स के अंदर लोग लेके आते हैं, ये क्यों कॉमन होते हैं? यूटीआई इन्फेक्शन क्यों हो रहा होता है? फिर हम ये देखते हैं कि कुछ फीमेल्स जब वो 40 की एज को क्रॉस करती हैं तो उनको मीनोपॉज जैसे मसाइल होते हैं, फिर उसके साथ उनको हिस्टेक्टमी बच्चादानी निकलवानी पड़ जाती है। तो ये सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस और मोस्ट यंगेस्ट शख्सियत को दावत दे रखी है। किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। अगर मैं उनकी डिग्रीज़ को पढ़ना शुरू करूं तो मेरा ख्याल 10-15 मिनट मुझे स्टार्टिंग में उसी पे लग जाएंगे। तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कमल नौशीन जो कि सीनियर कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे मैंने कहा कि जब मैं आपकी डिग्रीज़ की लिस्ट पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है पहले 10-15 मिनट उसी पे लगेंगे। मोटी मोटी चीज़ों में हमारे व्यूअरशिप को ये बता दें कि आपने किस किस में और किस किस टाइम पे कितनी स्पेशलाइजेशन जो है वो उसको इकट्ठा किया। जी ज़रूर। एक तो मतलब इन रिलेशन टू नंबर ऑफ डिग्रीज, डॉक्टर जो होता है उसकी पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती। आप भी बहुत बेहतर जानते हैं क्योंकि लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है, बदलते ज़माने के साथ नई नई चीज़ें आ रही होती हैं, इनोवेशंस हो रही होती हैं। तो यू नीड टू कीप अपडेटेड। आपको पता होगा तो आप अपने मरीज़ का, इर्द गिर्द वालों का अच्छे से इलाज कर सकते हैं और उनको गाइड कर सकते हैं। डिग्री इनिशियली मैंने वही रूटीन जिससे ग्रेजुएशन की, उसके बाद गायनी ऑप्स में FCPS जो पाकिस्तान की हाईएस्ट डिग्री है वो मैंने ली। फिर इसके अलावा टीचिंग से रिलेटेड सर्टिफिकेशन मैंने की हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन में। फिर इनफर्टिलिटी जो है उस चूँकि हार्मोनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा, जिससे आप बात करें, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, तो उससे रिलेटेड मैंने डिफरेंट सर्टिफिकेशंस की जिनमें बेसिक स्किल का किया, एडवांस कोर्स किया। इसके अलावा असिस्टेड जो टेक्निक्स हैं उनसे रिलेटेड सर्टिफिकेशन की। फिर आजकल चूँकि बॉडी इमेजिंग और आपको अपनी कॉस्मेटोलॉजी का लोगों में बहुत रुझान है तो एस्थेटिक गायनेकोलॉजी रह गई। फिर मैंने उसमें एक सर्टिफिकेशन जो है वो ले ली और बल्कि एक और उसकी सेकंड सर्टिफिकेशन जो फेलोशिप है वो चल रही है, इन प्रोसेस है, तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी पूरी हो जाएगी। यानी ये भी हमारे लिए कॉस्मेटोलॉजी जो है ना वो गायनी की एक नई टर्म मुझे पता चली। एग्जैक्टली मतलब क्योंकि पहले फेस रिलेटेड होती थी, नाउ इट्स फिर बाकी बॉडी के सारे पार्ट्स आ गए। जिस तरह आप ये एक्स्ट्रा फैट रिलेटेड और ओबेसिटी वगैरह से रिलेटेड थी, फिर ये अब शिफ्ट होगी गायनाकोलॉजी में। और इसको सैडली पहले बाकी सब गायनी के अलावा बाकी सब लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो एक्चुअली ये गायनी की डोमेन है, तो मैंने भी ये सोचा कि व्हाई नॉट मी, तो आई एम डूइंग इट। फिर इसके अलावा एंडोस्कोपिक सर्जरी, कैमरे की सर्जरी जो है मिनिमल, खासतौर पर बच्चों में और कुछ खास केसेस में उसकी ज़रूरत होती है, तो उसमें मैंने सर्टिफिकेशन की। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है ख़ानदानी मनसूबाबंदी, ये लोग सुनते आ रहे हैं, हम भी सुनते आ रहे हैं। ये मनसूबाबंदी का बेसिक पर्पज़ क्या होता है? बेसिक पर्पज़ डॉक्टर तनवीर, मैं स्टार्ट करूँगी कि हेल्थ इज़ वेल्थ, कि जान है तो जहान है। अब जो ही एक हमारे माशरे में ख़ास तौर पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, हालांकि टाइम से चेंज, लोगों को समझ बूझ आ रही है कि जो ही शादी होती है तो अगले दिन ही लाइक घर वालों को मसला पड़ जाता है कि जी प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए। चलिए अच्छी बात है, फैमिली आपकी स्टार्ट होती है, यू नीड टू स्टार्ट योर घराना, तो बॉन्डिंग आपकी इम्प्रूव करती है।
अब इसमें जब बच्चा बनता है, वो ऑब्वियसली जो मदर है उसकी, प्रेग्नेंट खातून, उसकी सारी एनर्जी, सारा मसल मैस, कैल्शियम, आयरन, सब कुछ बच्चा जो है कुदरती तौर पे माँ से लेता है। अब आफ्टर डिलीवरी जाहिर है उसने एक पूरी जान, जिसकी हड्डियाँ, गोश्त, ब्लड, सब कुछ माँ से डेवलप हुआ है, तो माँ कमज़ोर हो जाती है। अब उसको, इसीलिए आपने देखा होगा कि डॉक्टर, गायनाकोलॉजिस्ट खास तौर पे कहते हैं कि आप 2 से 3 साल का वक्फा दें ताकि आपकी हेल्थ रिकवर करे, क्योंकि आप खातून का मकसद और जो उसके यूट्रस है, रहम है, उसका पर्पस सिर्फ अल्लाह ताला ने बच्चे पैदा करना नहीं रखा हुआ, वो उसकी वुमेनहुड के लिए भी ज़रूरी है। और जब एक बच्चा डिलीवर होता है तो उसको 2 से 3 साल कम से कम लग जाते हैं दोबारा हील बैक करने में, रिकवर करने में, अपने बॉडी रिस्टोर करने में। इसके अलावा बच्चे से बॉन्डिंग भी ज़रूरी है। बच्चा सिर्फ पैदा कर देना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, उसको पालना अच्छे से, वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद फिर जिस तरह दूसरी प्रेगनेंसी का सोचा जाता है, अब पाकिस्तान में अलमिया ये है कि उस तरह से लोगों को ओरिएंटेशन नहीं दी गई और लोग खुद से भी इंटरेस्टेड नहीं हैं कि जी बच्चों का फैमिली साइज जो है उसको लिमिट करें, और बल्कि महंगाई देखें, रिसोर्सेज देखें, आप आबादी देख लें किसी भी जगह की, दरख्त कटते चले जा रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, ज़रा मौसम गर्मी से सर्दी की तरफ जाता है तो स्मोग आ जाता है। द रीज़न के ट्रीज़ ख़त्म हो गए हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, यानी खाने वाली चीज़ें कम हैं और खाने वाले बेतहाशा हैं। इसकी वजह क्या है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी ख़ानदानी मनसूबाबंदी का फुकदान। गवर्नमेंट लेवल पे भी चाहिए कि इसको एड्रेस किया जाए और लोगों को भी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है टीवी के ज़रिए, जिस तरह आप अब लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो यह हुकूमती लेवल पे, बड़े पैमाने पे एनजीओज़ को, गवर्नमेंट को इसको टेक ओवर करना चाहिए ताकि लोगों को बताया जाए कि वो जिस तरह आप में, मुझे याद है बचपन में मैं ऐड देखा करती थी, बच्चे 2 ही अच्छे, तो 2 बच्चे हो, 2 हो या चले 3 हो, मतलब मैं किसी को कोई फिक्स नंबर नहीं करी, वो हर एक की अपनी चॉइस है। आई एम नो बॉडी कि मैं किसी को एक लिमिट कर दूं कि आप कितने बच्चे होने चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई वुड डेफिनेटली एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर एडवाइस कि आप अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज ना करें, रिसोर्सेज देखिए, अपनी जेब देखिए, बच्चों की हेल्थ देखिए। अब मैं आज ही बच्चों के स्कूल की फीस वगैरह देख के आ रही थी, अब वो बहुत कोई हाई फाई स्कूल नहीं, एंड द ए लेवल फीस ऑफ 1 मंथ वॉज 65,000 एंड आई वाज लाइक कि यार मैं 2 बच्चों की फीस दूंगी तो मेरी आधी से ज़्यादा तनख्वाह तो इसी में चली गई, तो बाकी काम कैसे चलेगा? तो हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पढ़ी लिखी भी नहीं है, उस तरह से रिसोर्सेज भी नहीं है। अब बच्चे आपने देखा होगा, ना कपड़े पहने होते हैं, ना पैर में जूती होती है, ना खाने को दाना होता है, बाहर नंगे पुंगे फेरे होते हैं। कोई खुदा ना खास्ता, मतलब सॉरी टू से, आई एम नॉट बीइंग जजमेंटल, कोई गटर में गिर गया, किसी को के ऊपर गाड़ी चढ़ गई, तो ये सब अल्लाह माफ़ करे नहीं होना चाहिए। जान है तो जहान है, और बच्चा एक बहुत कीमती प्रेशियस चीज़ है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। तो आप कम बच्चे रखें, उनकी सेहत पे ध्यान दें, उनकी एजुकेशन अच्छी करें ताकि वो अपने लिए भी मुफीद शहरी हों और मुल्क के लिए भी कारामद शहरी हो सकें, और आपको उनको देख के खुशी हो, फ़ख्र और प्राइड, ऑनर महसूस करें कि ये मेरे बच्चे हैं, मैंने इनको पाला है, इनका ब्रॉटअप किया है। ठीक होगा डॉक्टर साहब, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में ये सारी चीज़ें बताई। ख़ानदानी मनसूबाबंदी को बरकरार रखने की कितनी टाइप्स हैं, और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस तरह इसको जो है मनसूबाबंदी को मौसर बना सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, मौसर का तरीका तो ये है कि जब आपने सबसे पहले बात स्टार्ट होती है किसी को बात समझा देने से, आधा मसला तो वहीं पे हल हो गया। मौसर बनाने का तरीका तो यही है कि आप एज अ कपल को बुलाइए, मियाँ बीवी दोनों को बुलाइए, दोनों को समझाइए, क्योंकि औरतें ज़रा इमोशनली सेंसिटिव होती हैं और हमारे मुल्क में एजुकेशन का भी थोड़ा प्रॉब्लम है। आदमी डिसीजन लेते हैं, पैट्रियार्की का एक सोशल सिस्टम चल रहा है, तो दे आर द मेन पर्सन हु टेक ओवर द डिसीजन। तो इसलिए आप कपल, मियाँ बीवी दोनों को इन्वॉल्व कीजिए, उनको डिफरेंट चॉइसेस दीजिए। पहले तो उनसे पूछिए कि उनको कुछ देर के लिए चाहिए, लंबी चाहिए, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मे बी उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई, वो एक परमानेंट सोल्यूशन चाहते हो। फिर इसके अलावा डिफरेंट असेसमेंट की जाती है, मेल की भी फीमेल की भी। अगर खातून को कोई तरीका दिया जा रहा है तो दे आर सर्टन कॉन्ट्राइंडिकेशंस, लाइक जैसा हार्मोन में कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे वो सेफ नहीं होता, तो उनको वो नहीं दिया जाएगा। इस तरह से कुछ लोगों को ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होता है तो कॉपर टी वहाँ पे इफेक्टिव नहीं रहती, वहाँ पे बल्कि मायरीना या इम्प्लानोन जिनमें हार्मोन होते हैं जो कॉन्ट्रासेप्शन के अलावा ब्लीडिंग को भी कम कर देते हैं। इसी तरह कोई कार्डिक पेशेंट है तो उसमें बेहतर ये होगा कि हम हस्बैंड को एडवाइस करें, एंड इफ ही कोऑपरेट्स तो हस्बैंड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये डिपेंड करता है कि आपको शॉर्ट टर्म कोई टेम्पररी मेथड चाहिए या कि आप परमानेंट चाहते हैं। फिर उसमें डिफरेंट आगे नॉन मेडिकल आ जाते हैं, मेडिकल, हार्मोनल, फिर इसके अलावा डिफरेंट गैजेट्स या डिवाइसेस आपको कह लें, लाइक कॉपर टी, मायरीना, इम्प्लानोन। इसके अलावा ऑपरेशन की बात की जाए तो आदमियों का ऑपरेशन भी किया जा सकता है, बल्कि मैं प्रमोट करूंगी कि आदमी अगर करवा लें तो वो ज़्यादा सेफर है, क्योंकि उनका बाहर ही एक हल्का सा टांका और कट लगना होता है।
कोई लेयर्स नहीं कटनी होती, कोई लंबी बेहोशी नहीं होती, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। फीमेल के केस में भी किया जा सकता है, वो लेप्रोस्कोपिकली भी किया जा सकता है, जिसमें मतलब बिल्कुल 1 सेंटीमीटर का हार्डली इंसिजन होता है, या छोटे चीरे की तरह लाइक जो सिजेरियन का स्कार होता है उसको आप शॉर्ट कर लीजिए, उसमें भी किया जा सकता है। लेकिन जो फीमेल की जितनी भी सर्जरीज है उनमें ऑब्वियसली आपको 7 तहें पेट की काट के पेरिटोनियल कैविटी में जाना है, तो उनमें उस तरह से कॉम्प्लिकेशन का बहुत कोई हाई रिस्क तो नहीं, लेकिन एज कंपेयर टू मेल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दे आर मोर इन्वेसिव वन। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने टाइप्स की बात की, कॉप्टी की बात की, इसी तरह कुछ लोग ये भी आते हैं, वो कहते हैं पहले बाजू में कैप्सूल रखा जाता था, फिर हमने देखा कुछ टैबलेट बड़ी फेमस होती थी, हर बंदा ख़रीद के शुरू कर देता था, इससे फिर लोगों को साइड इफ़ेक्ट भी आते थे, उनकी डेट का इनरेगुलर होना या इसके अलावा कई मसाइल होते। तो आपके नज़दीक सबसे बेस्ट प्रोसीजर जो कॉमनली यूज़ होता है वो क्या है? अच्छा, सबसे बेस्ट यानी आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन, एक्चुअली इसके 2 जवाब है। एक मैं कहूँगी कि कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव आइडियल नहीं है, बट हैविंग सेड दैट आई विल कॉन्ट्राडिक्ट इट कि वॉट एवर सूट्स वन पर्सन मे डज नॉट सूट द अदर पर्सन। यानी एक बंदे को जो चीज़ मवाफिक आ गई वो उसके लिए बेस्ट और आइडियल होगी, दूसरे को मे बी वो सूट ना करे। तो वही जो मैंने पहले बात की कि ये एक पर्सनलाइज कस्टमाइज चॉइस है, एक पर्टिकुलर कपल की असेसमेंट की जाती है, यानी उनकी ख्वाहिश ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरह की कॉन्ट्रासेप्टिव उनको चाहिए। इसके अलावा जिस तरह हाइपरटेंसिव है या डायबिटिक हैं, तो उनमें वो जो आप टेबलेट्स की बात करें वो उस तरह से सेफ और इफेक्टिव नहीं रहती, क्योंकि उसकी वजह से हार्मोन्स होते हैं, तो ब्लड प्रेशर भी ख़राब हो जाता है, ब्लड शुगर का कंट्रोल भी ठीक नहीं रहता। इसके अलावा 35 से अगर एज ज़्यादा है तो उसमें कॉम्बिनेशन पिल्स जिनमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो राउंड द काउंटर अवेलेबल हैं, दे आर नॉट सेफ, तो उनमें जस्ट प्रोजेस्टेरॉन इफेक्टिव रह जाता है। इसके अलावा जो इरेगुलर ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होता है हार्मोन टैबलेट में, वो बिकॉज मोर ऑफ द टाइम ये इरेगुलरिटी की वजह से, क्योंकि हार्मोन्स की खूबसूरती है कि अगर उनको रेगुलर लिया जाए तो दे आर वेरी इफेक्टिव एंड वेरी ब्यूटीफुल और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट अगर आपने इरेगुलर कर दिया, भूल चूक कर दी, गोली मर्जी से खा रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम ये है कि आपके इंटरनल हार्मोन्स को तो एक बफ किया गया है एक्सटर्नली दवाई देके, अब वो एक्सटर्नल हार्मोन भी आपने अपनी मर्जी से लिए तो आपकी अपनी बायोकेमिस्ट्री डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी वजह से वही प्रॉब्लम के इरेगुलर पीरियड्स। तो इरेगुलर पीरियड्स होना एक और बॉदरसम चीज़ है कि लाइक आपको नहीं पता, यू आर इन अ फिक्स के जी अब पीरियड्स है या नहीं है, मैं पाक हूँ या नहीं हूँ, मैं इबादत कर सकता हूँ या नहीं, तो दैट्स काइंड ऑफ अ विशियस साइकिल। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अगर गोली खा रहे हैं और आपके लिए वो सेफ आपके डॉक्टर ने समझी है, आप अपनी मौली से सेल्फ असेसमेंट जरूर कराइए। सेल्फ मेडिकेशन आपने गूगल से देख के नहीं करनी, गूगल डॉक्टर जो है दैट इज जस्ट टू एजुकेट योर सेल्फ एंड फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन। एग्जैक्टली, आपको जो एक्चुअल दवाई प्रेस्क्राइब करनी है आपको तरीके वो बता देगा, लेकिन आपके लिए बेस्ट क्या है वो आपका मॉलेज पर्सनली आपको देख के ही बता सकता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले ये मशहूर होता था कि मदर फीड जो है ये भी आपको जो है ना वो कॉन्ट्रासेप्शन की एक बेहतरीन मिसाल दी जाती थी, तो क्या आप समझती है कि अगर कोई भी औरत फीमेल जो है वो अपने बच्चे को 2 साल दूध पिलाती है तो उसको किसी कंट्रासेप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती? अच्छा, इसमें पार्टली इट इज़ करेक्ट एंड पार्टली आई विल ऐड ऑन। 6 माह तक, जिसे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने माओं को कहा, हुक्म दिया है कि 2 साल तक बच्चे को दूध पे रखें, तो वो पूरी मुकम्मल ग़िज़ा है बच्चे की। लेकिन अब फीमेल की एक बायोकेमिस्ट्री है, जो ही प्रेगनेंसी ख़त्म होती है हार्मोन आपके प्री प्रेगनेंसी लेवल पे दोबारा चले जाते हैं। अब जब लैक्टेशनल एमेनोरिया चल रहा होता है, यानी जब मदर फीड कर रही होती हैं, तो जो शुरू के डिलीवरी के बाद 6 माह होते हैं उसमें तो वो कॉन्ट्रासेप्शन काफ़ी अच्छी देता है और फेलियर का रेट कम होता है। बट डिलीवरी के 6 माह बाद आप जब अगर माँ बच्चे को फीड भी करा रही है तो उसको एडेड कोई कॉन्ट्रासेप्शन लाजमी लेनी चाहिए, ताकि अनप्लान्ड और अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, क्योंकि 6 माह के बाद आपके हार्मोन जो दूध पिलाने की वजह से उस लेवल में नहीं रहते कि आपको 100% उसकी वजह से मनसूबाबंदी हो जाए। तो यानी आपको कोई एडेड मेथड ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक होगा जी। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, यहीं पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो डॉक्टर कमल नशीन हमारे साथ मौजूद होंगी और बाकी जो सवाल आते हैं वो डॉक्टर साहब के सामने रखने की भरपूर कोशिश करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम और मेरे साथ आज की जो महवे गुफ्तगू गेस्ट हैं वो डॉक्टर कमल नशीन हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर साहब के साथ हम ख़ानदानी मनसूबाबंदी के ऊपर बात कर रहे थे। अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम ये देखेंगे कि हमल के आखिरी जो 1-2 माह होते हैं वहाँ पे क्या पेचीदगियाँ होती हैं, फिर इसके अलावा सिस्ट, फाइब्राइड और बाकी चीज़ों के ऊपर हम थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई भी जो आप लोगों के उठाए गए सवालात हैं उनको एड्रेस करने की भरपूर कोशिश करें। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात कर रहे थे, अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम ये पूछना चाहते हैं कि हमल का जो आखिरी 1-1.5 महीना होता है उसकी मेन कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं
और उसके फिर डिलीवरी के कितनी देर के बाद जो है वो कॉम्प्लिकेशन को सेटल किया जा सकता है? अच्छा डॉक्टर तनवीर, जिस तरह प्रेगनेंसी को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, शुरू के 3 माह, दरमियान के 3 माह और एंड के 3 माह। अब आप एंड के 3 माह में से पर्टिकुलरली लास्ट 1.5 माह की बात करें, उसमें माँ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं और बच्चे से भी। जिस तरह शुरू के 3 माह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि बच्चा बन रहा होता है, हार्ट बीट आ रही होती है, इसी तरह एंड के 3 माह भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। द रीज़न बीइंग कि उसमें सारे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स डेवलप हो रहे होते हैं, लंग मैच्योरिटी हो रही होती है। इसके अलावा एंड के दिनों में हम देखते हैं कि प्रेग्नेंट खातून का पेट एकदम से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। द रीज़न बीइंग कि ये ग्रोथ पीरियड होता है जिसमें बच्चे का मसल मैस डेवलप हो रहा होता है। अब चूंकि बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है एक्सेलरेटेड किस्म की एंड के 3 माह में, तो उसकी वजह से माँ के न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन ग्रोथ पीरियड के बीच में डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, खास तौर पे लाइक जिस तरह प्रेगनेंसी एसोसिएटेड डायबिटीज़ हो जाती है, जिसका नाम पर्टिकुलरली जेस्टेशनल डायबिटीज़ रखा गया है, क्योंकि ग्रोथ डिमांड बढ़ी हुई होती है तो हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ जाते हैं। और अगर कोई ऑलरेडी डायबिटिक है तो उसका ब्लड शुगर लेवल इस दौरान में काफ़ी ब्राइट चांस होता है कि वो अनकंट्रोल हो जाएगा। उसकी दवाई की मिकदार टाइट्रेट करने की, ऑप्टिमाइज करने की और बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है, या बीच में डिफरेंट मल्टीपल रिजीम्स एडेड की जा सकती हैं। इसके अलावा इसी दौरानिया में हामला खवातीन से रिलेटेड ब्लड प्रेशर, जिसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहा जाता है, वो भी हो सकती है। उसमें और डेडली कंडीशन जिसमें प्रोटीन सीक्रेट होना शुरू हो जाए, यूरिन के अंदर चर्बी आना शुरू हो जाए, तो प्री एक्लेम्शिया हो सकता है। आपको पता चलेगा एक खातून है जो प्रेग्नेंट भी है, एंड के 3 माह चल रहे हैं, उसका ब्लड प्रेशर भी अनकंट्रोल जा रहा है, वो बिल्कुल पफी सूजी हुई है, पहचानी भी नहीं जा रही, पैर जूती में भी पूरे नहीं आ रहे, अडीमा हुआ है, आप हाथ पैर पे या पेट पे लगाते हैं तो उंगली अंदर ही चली जाती है क्योंकि सारा अंदर फ्लूइड कलेक्शन हुई हुई है। इसके अलावा इसमें प्री एक्लेम्शिया में और सीवियर कंडीशन हो जाए तो खातून को झटके भी पड़ना शुरू हो सकते हैं, जो कि एक्लेम्शिया होता है, जो कि रीज़न ऑफ मैटरनल डेथ्स भी है। और उसमें माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा होता है। उसमें तो फ़ौरन कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हो तो फ़ौरन आप हॉस्पिटल उसको लेके आइए ताकि उसको ऑप्टिमाइज़ करके डिलीवरी की जाए और उसको एंटी हाइपरटेंसिव दिया जाए, क्योंकि सीवीए, फालिज का अटैक और इरिवर्सिबल चेंजेस में एंड अप कर सकती है। इसके अलावा एंड के दिनों में ही एक खास लिवर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में हो जाती है, जिसे ऑब्स्टेटिक कॉलिस्टेसिस, या इसके अलावा एक और डेडली कंडीशन फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है, जिसमें लिवर जो है वो काइंड ऑफ फेल हो जाता है, ठीक से काम नहीं करता। जो नॉर्मल लिवर है एंजाइम जिनका लेवल ALT AST का लेस देन 35 लेस देन 37 हो जाता है, वो उससे बढ़ जाता है। अब उसकी सिवेरिटी वाइज ये लेवल लेस देन 100, मोर देन 100, इवन 200 300 में जा सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर आप बीच में डाइट का, पानी का ध्यान नहीं रखें तो हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस E हो सकता है, जो कि बहुत फेटल हो सकते हैं, जानलेवा हो सकते हैं माँ और बच्चे दोनों के लिए। इसके अलावा इसके इन्हीं खास एंड के 2-3 माह में चूँकि पेट बहुत बड़ा हुआ होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम हुआ होता है, बच्चे का पानी भी काफ़ी ज़्यादा हुआ होता है, यानी जो नॉर्मल यूट्रस 4 ml एक खाने की चम्मच के बराबर कैपेसिटी होती है, वो एंड के दिनों में 4 लीटर यानी 4000 ml के करीब हो जाते हैं। तो आप सोचिए किस कदर प्रेशर है। उसकी वजह से एकदम से अगर पानी की थैली फट गई है तो आवल फट सकती है, यानी प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकती है, दैट कुड बी अगेन डेडली। इसके अलावा अगर आवल किसी की नीचे चली आ रही है तो एंड के दिनों में ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शंस ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, वो अगेन माँ और बच्चे दोनों के लिए जानलेवा हो सकती है। इसके अलावा प्री टर्म लेबर, यानी एंड के 1.5 माह हैं लेकिन अभी एग्जैक्ट 37 वीक्स पे नहीं पहुंचे, तो उससे कबल इस वक्त अगर दर्दें स्टार्ट हो गई हैं तो प्री टर्म लेबर यानी प्री मेच्योर डिलीवरी हो सकती है। तो यानी उसमें माँ को तो उस तरह से प्रॉब्लम नहीं होगा, बट देयर कुड बी इन्फेक्शन, वो हमें रूल आउट करनी चाहिए, बट बच्चे की कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो उसमें अच्छी नर्सरी में बच्चे का स्टे जो है वो बहुत मैंडेटरी है ताकि उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह टाइमली हैंडल हो सके और वो ठीक से स्ट्राइव कर सके। इसके अलावा जब पेट बड़ा होगा तो छोटे मोटे प्रॉब्लम लाइक जिस मसाने की नेक जो है, ब्लैडर नेक पे प्रेशर पड़ेगा तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी हामला खातून को बार बार महसूस होगा कि मुझे यूरिन आया हुआ है, एक्चुअली नहीं आया होगा, ये बहुत कम आया होगा। इसी तरह से पेट बड़ा हुआ है, ऊपर को स्टमक पुश हो गया है, तो खाना आप थोड़ा सा भी खाएंगी तो एकदम से लगेगा जैसे तबीयत बोझल हो गई है, पीछे आंतों पे प्रेशर पड़ेगा तो कब्ज हो जाती है, मतलब और मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि एक्चुअली नॉर्म ऑफ प्रेगनेंसी है बट दे आर बॉदरसम एट टाइम्स। ठीक है डॉक्टर साहब, इसके बाद हम देखते हैं कि आजकल बेशुमार बल्कि हर तीसरी चौथी जो फीमेल्स हैं उसमें सिस्ट के बड़े प्रॉब्लम्स हैं। सिस्ट होने की बेसिक काज क्या होती है? सिस्ट होने की एक्चुअली तो मेडिकली बात की जाए डॉक्टर तनवीर, तो सिस्ट होने की कोई ख़ास वजह नहीं होती।
लेकिन चूंकि आजकल जैसा आपने पर्टिकुलरली बात की कि बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है, उसकी वजह ये है कि काइंड ऑफ रिलेटेड टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक एंड अनप्रोसेस्ड डाइट, प्रोसेस डाइट सॉरी, इनकी वजूहात की वजह से भी हो सकता है। और मेन चीज़ जो है वो सेडेंट्री एंड लेजी लाइफस्टाइल्स। और चौथी चीज़ मैं ऐड करूंगी कि चूंकि एडवांसमेंट हो गई है, अब हमारा एक्सेस है इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, तो प्रीवियसली भी शायद होते थे, एक तो पॉपुलेशन इतनी नहीं थी तो उसके कंपैरिजन में उतना नंबर रिपोर्ट नहीं हुआ, जो थे भी उनका एक्सेस उस तरह से फैसिलिटीज़ अल्ट्रासाउंड की तरफ नहीं था, तो इसलिए पता ही नहीं चलता था। अब अक्सर एट टाइम मैंने ये भी देखा है कि किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, उसने रूटीन में वैसे ही अल्ट्रासाउंड किसी चीज़ के लिए कराया वो किसी और चीज़ के लिए था, अब उसमें पता चल गया कि जी सिस्ट है, तो ये रीज़न भी आ जाता है। ठीक, तो डॉक्टर साहब सिस्ट और फाइब्रॉइड इसमें अगर फ़र्क करें तो कैसे करें? अच्छा, सिस्ट और फाइब्रॉइड बड़ा आपने अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। तो अक्सर ये होता है कि जी सिस्ट क्या और फाइब्रॉइड क्या है। अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके मेन दो पार्ट्स होते हैं, यूट्रस एंड ओवरीज, जो कि इन कोलैबोरेशन अंडर इफेक्ट ऑफ ब्रेन एंड हॉर्मोन्स काम कर रहे होते हैं। जो सिस्ट होती है वो होती है थैली, यानी एक गुब्बारा सा बन गया है। अब वो गुब्बारा सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, और ये गुब्बारा एराइज करता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ्रॉम द ओवरी, अंडेदानियों से। जबकि जो फाइब्रॉइड है ये मसल जो होता है बच्चेदानी का, उसका एक ट्यूमर होता है, जो कि कैंसर नहीं होता, मतलब है तो प्रॉब्लम वाली चीज़, लेकिन है कि खतरनाक नहीं है, जड़ों वाला नहीं है, यानी उस ऑर्गन तक स्पेसिफिक है। ये बच्चेदानी यानी रहम से राइज करता है, उसके डिफरेंट पार्ट से राइज कर सकता है। उसके अंदर वाली वॉल में हो सकता है जिसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, उसके मसल के दरमियान में हो सकता है, उसमें भी थोड़ी ब्लीडिंग नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा बाहर वाली झिल्ली से भी राइज कर सकता है, जिसमें प्रॉब्लम कोई नहीं होता, बट अगर साइज बहुत ज़्यादा हो तो फिर पेरिनियल प्रेशर, डिस्कम्फर्ट, यूरिनरी कंप्लेन, बावल सिम्टम्स वगैरह राइज कर सकते हैं। ठीक होगा डॉक्टर साहब, अगर फाइब्रॉइड की टाइप्स की बात करें तो कितनी टाइप्स की होती है? फाइब्रॉइड को कैटेगराइज अगर टाइप्स में करना हो तो मैं दो तरह से करती हूँ। एक तो वही जिस तरह, बल्कि मैं नहीं, मेडिकली इसको दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है। एक तो है वही जो हमने वॉल की डिफरेंट उसकी लोकेशन वाइज बात की, कि अगर बच्चेदानी के अंदर है तो वो सबम्यूकोजल होगा, अगर वॉल के अंदर है तो वो इंट्राम्यूरल होगा। इसी तरह से अगर बाहर की झिल्ली से लेयर से राइज कर रहा है तो सिरोजा से, तो ये सब सिरोजल होगा। इसके अलावा अगर और लोकेशन वाइज बात की जाए तो ये ऊपर फाइब्रॉइड के डिफरेंट एरिया से भी राइज कर सकता है, या नीचे जो रहम का मुंह होता है सर्वाइकल, तो सर्वाइकल फाइब्रॉइड भी हो सकता है। ठीक होगा। तो डॉक्टर साहब इसकी कॉम्प्लिकेशंस या ये पेनफुल भी हो सकते हैं? फाइब्रॉइड रूटीन में पेनफुल नहीं होता, लेकिन अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए, डीजनरेशन हो जाए, तो फिर ये पेनफुल हो सकता है, ओनली इन दोज कंडीशंस। अदरवाइज रूटीन जो फाइब्रॉइड है दैट इज नॉट पेनफुल। ठीक, यानी फाइब्रॉइड, सिस्ट और पीआईडी बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। ये एक ही और डिफरेंट मतलब एरिया से एराइज करें, बट दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट, और इन तीनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। ठीक, ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम देखते हैं कि मेनोपॉज की हम बात करते हैं कि मेनोपॉज का जब से अपना उसकी एज आ रही होती है तो वहाँ पे फीमेल्स में या तो ब्लीडिंग कंटिन्यू ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, या उनको डिफरेंट किस्म के और मसाइल शुरू होते हैं। तो क्या मेनोपॉज का जो पीरियड्स है उसको फीमेल्स किस तरह गुजारें और उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, मतलब जिस पे मैं चाहती हूँ कि लोग बात करें, क्योंकि हमारा एक वही शर्म का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है कि झिझक इन बॉन्ड डाल दी जाती है कि जी वो नॉर्मल चीज़ें भी जो हैं वो बात नहीं की जाती, बट टाइम्स हैव चेंज, सोशल मीडिया और लोग बात करते हैं तो पता चलता है कि तो लाइक पीपल आर साइलेंटली सीइंग एंड ऑब्जर्विंग एंड हियरिंग कि अच्छा यार ये तो मेरे दिल की बात है, मैं पूछना चाह रही थी तो मैं तो पूछ नहीं सकी, एंड दे गेट देयर आंसर्स। अब एक्चुअली जो मेनोपॉज से पहले का पीरियड होता है जिसे हम मेडिकली पेरीमेनोपॉजल या क्लाइमैक्टरी कहते हैं, उसमें पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं। अब वो उसमें दोनों एक्सट्रीम हो सकते हैं, या तो ये भी है कि महीने में 2 से 3 दफ़ा पीरियड आ रहे हैं, या आ गए हैं तो बंद ही नहीं हो रहे हैं, या एक तीसरी कंडीशन ये है कि बीच में उनका दौरानिया बढ़ गया, या पिछला लेट से कि जी 2 महीने पहले आया था और अब 2 महीने हो गए और कुछ पता ही नहीं कि पीरियड्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इरेगुलर इंटरवल होता है, कभी 2 महीने बाद आ गया, कभी 3 महीने बाद, कभी महीने बाद। उसका रीज़न क्या होता है? वही जो कुदरती तौर पे ओवेरियन हार्मोन्स हो रहे होते हैं वो विदड्रॉ हो रहे होते हैं, ईस्ट्रोजन जो है वो कम हो रहा होता है। अब उसकी वजह से फिर पीरियड्स की इरेगुलरिटी शुरू हो जाती है, जो फॉलिकल्स हार्मोन्स के इफेक्ट में होते हैं वही एक्सट्रीम ऑफ एजेस, यानी जब बच्चियों को बलूगत होती है, और इसी तरह से जब खवातीन का पीरियड्स का सिस्टम विदड्रॉ हो रहा होता है, हेल्ड हो रहा होता है, तो इन दोनों एक्सट्रीम्स में यही होता है कि पीरियड्स की बेकायदगी हो जाती है। अब इसमें खवातीन को क्या करना चाहिए, वही एक घिसी पिटी स्टेटमेंट में दूंगी कि जी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड हेल्दी ईटिंग एंड हेल्दी लिविंग, बट इट इज़ रियली समथिंग दैट ऑलवेज वर्क। अब हेल्दी लिविंग क्या होनी चाहिए कि जी आप हर वक्त लेटे ना रहें, सोते ना रहें, आपका एक हशाश बशाश
एनर्जेटिक एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए। आप उठें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, कोई स्पोर्ट्स कर लें, गेम्स कर लें, मतलब जस्ट डोंट कीप ऑन सिटिंग कि जी चिट चैट करें, गॉसिप करें या मोबाइल स्क्रॉल करते चले जा रहे हैं। इसके अलावा फिर दिन स्टार्ट हुआ तो आपका जो ईटिंग हैबिट्स हैं दे आर रियली इंपॉर्टेंट। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि ऑर्गेनिक फूड इस्तेमाल करें, प्रोसेस फूड कम से कम रखें, और फूड में भी आपकी सिलेक्शन ये होनी चाहिए कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको चाहिए कि लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स या एट टाइम्स मॉडरेट वाला भी आप थोड़ा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द फूड जो होता है वो आपका लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाला होना चाहिए ताकि आपको फुलनेस रहे और आपके जीआई प्रॉब्लम्स ना हो, और मल्टीपल चीज़ें भी इससे आपको और फ़ायदे भी देंगी। इसके अलावा टुवर्ड्स द इवनिंग हम अगर आ जाएं तो उसमें फिर ये कि आपको अपना जो रात का मील है वो सोने से 2-3 घंटे पहले खा लेना चाहिए। कैफीन वगैरह का इंटेक प्रेफरेबली तो कहा जाता है कि 3-4 बजे शाम के जो मैक्सिमम है तब तक आप लें, लेट ना लें, क्योंकि उससे फिर आपका वो कॉर्टिसोल का लेवल जो इवनिंग के करीब कम होना चाहिए वो फिर बड़ा ही रहता है और आप अलर्ट और एक्टिव रहते हैं, आपको नींद ठीक से नहीं आती। आपको बेड टाइम जो है 10 से 10:30 बजे तक सो जाना चाहिए। वही जो कुरान पाक में और बड़ों ने कहा है, इट इज़ द वन थिंग दैट ऑलवेज वर्क एंड इट इज़ द हेल्दीएस्ट लाइफस्टाइल। लेकिन अगर आप टाइम पे नहीं सोएंगे तो वही फिर आपका जो सर्केडियन रिदम है कि जी मेलाटोनिन ने रात को पीक पे जाना है, बेचारा मेलाटोनिन वो नीचे ही बैठा होगा कि ये तो सो ही नहीं रहा, मैं कहाँ काम करूँ। और जो कॉर्टिसोल रात को कम होकर दिन में ज्यादा होना था वो रात में ज्यादा और आप जागे हुए हैं। अब आप जब रात को जागेंगे फिर आप इधर उधर भी फिरेंगे, स्क्रॉल भी करते रहेंगे, आपकी नींद भी डिस्टर्ब हुई, आप अगले दिन के लिए उस तरह से एक्टिव भी नहीं रहे, आपका एनर्जी लेवल भी कम है, मूड भी खराब है, भूख भी खराब हुई, मतलब एक विशियस साइकिल चला जाता है। वन इवेंट लीड्स टू एन अदर एंड अनदर एंड इट जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। तो सो व्हाट आई विल कंक्लूड कि आप हेल्दी लिविंग करें, हेल्दी ईटिंग करें। इसके अलावा जो फूड कंपोनेंट्स आपको मना है, जिस तरह एज जो बढ़ती है तो डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर, हाइपरलिपिडीमिया, इस तरह के प्रॉब्लम्स अक्सर देखने में आते हैं, तो उनको कंट्रोल के लिए व्हाट्सएवर इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड एंड नॉट गुड फॉर यू स्पेसिफिकली। जिस अगर डायबिटिक है तो मीठा कम से कम रखें, कार्बोहाइड्रेट्स कम लें। इसी तरह से हाइपरटेंसिव है तो चिकनाई का परहेज रखें, मिर्चों का परहेज रखें, रेड मीट कम से कम लें, यूरिक एसिड पे कंट्रोल रखें। इसी तरह से हाइपरलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल है तो फैटी फूड जो है उसको अवॉइड कीजिए। कोलाज हर तरह से ही बुरी हैं, उनको भी कम से कम रखिए। दूध का इंटेक कीजिए, मिनरल विटामिन के लिए फ्रेश फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उनका रेगुलर इंटेक रखिए। पानी 7 से 8 गिलास वो मस्ट है, क्योंकि पानी को हम लिफ्ट ही नहीं कराते हैं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। हमारी बॉडी मोस्ट ऑफ द पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड वी जस्ट डोंट पे अटेंशन टू इट कि वाटर इंटेक भी कितना जरूरी है। इतनी गर्मी में लोग मैं देखती हूँ जो 1 से 2 गिलास हार्डली पानी पीते हैं, एंड दैट इज रियली अ डिजास्टर जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स की वजह बनता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मेरे पास बेशुमार सवाल थे लेकिन टाइम चूँकि ख़त्म हो चुका है, अब इसको नेक्स्ट पे हम रखेंगे। तो जैसे आपने कहा ना कि लोगों के दिलों में सवाल होते हैं, वो करना चाहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं उन्हीं की अक्कासी करें, बिल्कुल ताकि अपने एक्सपर्ट के सामने रखें। डॉक्टर साहब हमारे पास आखिरी 1-1.5 मिनट है। डॉक्टर नौशीन का पब्लिक के नाम क्या पैगाम? पब्लिक के नाम डॉक्टर ने मैं यही मैसेज दूंगी, आप अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। वही जिस तरह डॉक्टर गूगल की बात हुई थी, तो आपको पास डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, टेलीफोन है, एक्सेस है मल्टीपल चीज़ों से। ये आपको एजुकेट करने के लिए, अवेयर करने के लिए, अपनी बीमारी से मुतलिक चीज़ें समझाने के लिए, ना कि आपके ट्रीटमेंट के लिए। जो आपको एक्चुअल ट्रीटमेंट मिलेगा वो आपके मौलिद से मिलेगा और वो इन पर्सन मिलेगा, उसका नेमुल मदल जो है गूगल बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा मैं अक्सर ये देखती हूँ कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे लाइक टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक पे टेली मेडिसिन चल रही होती है। वो एक अच्छी चीज़ है अगर फार फ्लैंग एरिया में बैठे हुए हैं या कोई इमरजेंसी हो गया, मतलब वंस इन अ वाइल। बट रूटीनली आई हैव सीन पीपल के बड़े बड़े अच्छे एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स को दिखा रहे होते हैं, मतलब दे आर मेंटोर्स टू मैनी, मतलब वो लेजेंड ऑफ द सब्जेक्ट है, उनको दिखा रहे होते हैं और उसके बाद आके फेसबुक पे रैंडम पूछ रहे होंगे कि मेरे डॉक्टर ने ये कहा मैं ऐसे करूं। भाई अगर आपको उस पर एतकाद नहीं तो आप उस डॉक्टर को दिखा क्यों रहे हैं? और अगर आप दिखा रहे हैं तो मतलब ट्रस्ट द डॉक्टर, और जो आपको कह रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। आप रैंडम फेसबुक पे किसी भी XYZ की बात को मतलब वेटेज देने, तो दैट इज रियली सैड। तो अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि वही जान है तो जहान है। अगर आप हेल्दी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, और आप बीमार पड़े हुए हैं तो आपके लिए हर चीज़ बेजार और बेरंग है। तो अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप एक क्वालिफाइड मॉलिज जो है उसके पास जाइए। अब तो डॉक्टर हर जगह अवेलेबल है और आपको अच्छी तरह से पता है, तो वाई टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर हेल्थ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आपने देखा डॉक्टर कमल नौशीन हमारे साथ मौजूद थी और हमने कोशिश की कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी के हवाले से जो गुफ्तगू की जा सकती थी वो भी हमने की। अब आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है आप अपने कमेंट बॉक्स में आइए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं तो हमारी रीच बढ़ती है, हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलता है और हम कोशिश करते हैं कि आपके उठाए गए सवालात को नेक्स्ट प्रोग्राम में एड्रेस करने की भरपूर कोशिश करें।
मुझे डॉक्टर कमल नौशीन और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।